गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और ये वर्कशीट है 10 फरवरी की। कक्षा आपकी 9वीं है। अपठित पद्यांश का अर्थ है वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी न गई हो। अपठित पद्यांश मतलब वह कविता या उस कविता का छोटा सा पार्ट जो हमने कभी ना पढ़ा हो पहले। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं दी जाती। यह किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, कला से, विज्ञान से, राजनीति से, साहित्य से, अर्थशास्त्र से, किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है, उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश पद्यांश को हल करते समय आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। एक तो कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसके भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कविता के अध्ययन के बाद उस पर आधारित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्न के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाएं उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक हो सकते हैं। सांकेतिक मतलब उनमें सांकेतिक तौर पर यानी कि पूरे पूरे आंसर नहीं दिए होते, लेकिन संकेत दिए होते हैं कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है। कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्ति में नहीं दिए जाने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में, गद्य में देने चाहिए। ठीक है। प्रतीकात्मक यही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने देख लिया, लेकिन एज इट इज़ नहीं टेपना है, अपने शब्दों में देने हैं। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे। उत्तर पद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट एवं कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देने चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। ये सही बात है कि शुरू में या फिर अंत में ही शीर्षक होता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। मूल भाव, जिस विषय पर कविता लिखी गई है वे आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। तो चलिए, बड़ी ही अच्छी एक तरह से कह सकते हैं कविता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आप सब लोगों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि जीवन का सार दिया हुआ है इस कविता में। लाइफ में बहुत अच्छी ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हमें ऐसी ऐसी कविताओं की ज़रूरत पड़ती है जो हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। वाचक, प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जननी कहो, यानी कि जो जन्म देने वाली है सबसे ज़्यादा पूजनीय वही होती है, यानी कि जो हमारी माँ है, जो हम सबकी मदर होती हैं, वही सबसे ज़्यादा पूजनीय होती है। फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, यानी कि जो पूर्वज हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा का हमें पालन करना चाहिए और उनकी तरंगों में बहना चाहिए। दुख शोक जब आ पड़े सो धैर्यपूर्वक सब सहो, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हमें सब कुछ धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अगर हम अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हैं, कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ज़रूर होगी। ठीक है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अगर आपका कोई अधिकार है और उसको छोड़ देना एक महापाप होता है। ठीक है। अपने अधिकार के लिए, ठीक है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर चाहे आपको अपने बंधु, अपने भाई को भी दंड देना पड़े तो वो धर्म कहलाएगा। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ। किस पे हुआ था? धर्म का। अर्जुन नहीं चाहता था कि वो लड़े, वो नहीं चाहता था कि हाँ भाई मेरे सामने मेरे चाचा, ताऊ, भाई, बंधु सब खड़े हैं, लेकिन कृष्ण ने उसे यही कहा था कि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। तुम ये मत सोचो कि तुम किसके लिए लड़, तुम अपने लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडव का रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, तजो मतलब त्याग दो, ईर्ष्या जो है त्याग देनी चाहिए। भारत ने दुर्दीन देखता मचता महाभारत ने जो, अगर ऐसा होता, ईर्ष्या अगर त्याग दी जाती, दुर्योधन अपनी ईर्ष्या त्याग देता तो भारत का ऐसी दुर्दशा न होती और न ही महाभारत होता। हो स्वपन तुल्य सदैव को सब शौर्य साहसक हो गया। हो इस सम्राग्नि में सर्वस्त्र सवा हो गया। धृत दुर्योधन ने जो शठता सही हठ ठानता। अब वो कहता है कि अगर वो सही हठ ठानता इसके बजाय, इवन देखो कृष्ण ने, आप लोगों ने महाभारत तो देखी ही होगी, आती रहती है, तो कृष्ण ने उनको ये भी ऑप्शन दिया था कि चलो ठीक है, इतना बड़ा राज्य है, उसमें से कम 5 गांव ही दे दो उनको,
तो उसका हठ था कि मैं तो एक सुई की नोक तक का भी उनको नहीं दूंगा। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता तो डूबता भारत न यो रण रक्त पारवार में। वो कहता है कि इस तरीके से रण मतलब रक्त रंजित नहीं होती। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, एक पापी ही नाव की जो मझधार होती है उसको डूब लेता है। हाँ बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सूत शिष्य से गुरु से हठ सहारे गए। कहता है कि वो उसकी सिर्फ एक हठ की वजह से, अब अर्जुन क्या थे, अर्जुन शिष्य थे ना, और भीष्म पितामह उनके गुरु थे एक तरह से। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से मारे गए थे, सिर्फ उसकी एक जो बेवकूफ़ी भरी हट थी उसकी वजह से, ईर्ष्या जो थी, जो उसने ईर्ष्या ठानी हुई थी। तो चलिए अब देखेंगे इसके आंसर्स। कवि किसे शिक्षा और संस्कार में चलने और बहने की बात कह रहा है? कवि पूर्वजों के शिक्षा और संस्कार में चलने और बहने की बात कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धैर्यपूर्वक हमें क्या सहना चाहिए? जीवन में आने वाले दुख शोक परेशानियों को हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। हमें सफलता कब मिलती है? जब हम कर्तव्य के प्रति पथ पर दृढ़ रहते हैं तो हमें सफलता मिलती ही है। ठीक है। कौरवों और पांडवों का रण क्यों हुआ? कौरवों और पांडवों का रण अधिकार और न्याय के लिए हुआ था, धर्म के लिए हुआ था। दुर्योधन के हट से क्या हुआ? दुर्योधन के हट से महाभारत का युद्ध हुआ। शिष्य को गुरु को मारना पड़ा। कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? यानी कि देखो आप अपने तरफ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। आपके ऐसे ही कुछ कविताएं आने वाली है, काफ़ी मुझे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, तो इसको तो अच्छे से कर ही लेना। कविता में मुख्य रूप से सत्य के लिए संघर्ष करने के बारे में बताया गया है तथा कर्तव्य अधिकार और न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जय जानकी जीवन, तो पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाव स्पष्ट करना है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है कि अपने अधिकारों को खोकर या छोड़कर बैठ जाना एक महापाप है, अधर्म है, जबकि न्याय के लिए अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। अर्थात न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करना हमारा धर्म है। फ्रेंड्स, अनअकैडमी का कॉम्बैट प्रोग्राम 14 फरवरी को होने वाला है। एक आपका 6 फरवरी को हुआ था, डिटेल सॉल्यूशन वगैरह उसका जिन जिन ने अटेंड किया था उनको मिल गया होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आप इसको एनरोल कर सकते हो फ्री। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं तो आपको सिलेबस हम ऑलरेडी वर्कशीट के थ्रू काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो आप अगर ये क्विज़ अटेंड करते हो, एक तरह से क्विज़ की फॉर्मेट में रहेगा, कंपटीशन की फॉर्मेट में है। क्यों? क्योंकि इसमें 15-16 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। आपका जो स्कोर है, आपका रैंक है, वो साथ के साथ आपको दिखाई देगा। तो उससे एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैं इस रैंक पे हूँ, तो अगली बार जो अगला कॉम्बैट होगा तो फिर उसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इसको जीत जाते हो, अगर आप बहुत अच्छा रैंक आपको आता है, विदिन 50 भी अगर आपका रैंक आता है, तो आपको जो है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। सबसे बात तो ये है कि भाई हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज़ की तरह हो गया ये हमारा। और बहुत सारे बच्चे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके कंपैरिजन में आप अपना लेवल देख सकते हैं कि हाँ भाई मेरा रैंक क्या है। इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट कंटेस्ट टू लेवल अप प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फॉर CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए है और फरवरी 14 को होने वाला है। इसका लिंक एनरोल के लिए, रजिस्टर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन से देख लेना। कोड आपको यूज़ करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, मेन तो इसको जीतने का तरीका है रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। अपने रिवाइज करो, मैथ एंड साइंस का ये होने वाला है, NCERT बेस्ड सिलेबस रहेगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। अनअकैडमी कॉम्बैट इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन, यानी कि हर 14 दिन में ये कंपटीशन आपका होता है। 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बोर्ड एग्जाम के लिए ही ये मेनली करवाया गया है। फास्ट पेस्ड विद रियल टाइम रैंकिंग, आपकी रैंकिंग साथ के साथ दिखाई जाएगी। जैसे फर्स्ट आपने दिया क्वेश्चन का आंसर, फिर सेकंड का दिया तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइव रैंकिंग भी दिखाई दी जाएगी। स्पेशली क्यूरेटेड चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे आपके काफ़ी मतलब ऐसे होंगे, चैलेंजिंग होंगे, जिसको आपको करने के बाद अच्छा लगेगा कि ओके ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे आता ही नहीं था। फिर डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कंपीट कीजिए और विन कीजिए। अवेलेबल है दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। 14 फरवरी को होने वाला है 11 बजे, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फंडा क्या है? रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और विन कीजिए। और अगर आप विन कर जाते हैं तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आपका वो आपको फ्री मिलेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस होगी वो तो है ही है। तो मेन तो यही है कि बच्चा देखो संडे को हो रहा है, संडे को हमारी वर्कशीट वगैरह नहीं भी आती हैं, तो कम से कम हम संडे को हमारा फ्री में प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। विन का तो चलो ठीक है भाई, अगर हम विन कर जाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, प्रैक्टिस में वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपका फिर एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा और आसानी से आप पार कर जाओगे। तो देखो तो सही कि जब 15-16 हज़ार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट वाला भी पार्टिसिपेट कर लेना। ये 14 फ़ेब को है, क्योंकि हर 14 दिन में तो होने ही वाला है। आई होप आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।